नमस्कार साथियों, मैं भारत भूषण जॉय युक्त क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम भारत के राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। भारतीय संविधान के भाग 5 में अध्याय 1 में के तहत संघीय कार्यपालिका का वर्णन किया गया है, जिसके अंदर जो संघीय कार्यपालिका है उसके अंदर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद तथा महान्यायवादी आदि आते हैं। तो जो संघीय कार्यपालिका है उसमें जो पदेन अधिकारी होता है वो राष्ट्रपति होता है। वो भारत का प्रथम नागरिक भी कहलाता है। राष्ट्रपति देश की अखंडता, एकता, सुदृढ़ता का प्रतीक माना जाता है। तो जिस देश का राष्ट्रपति मजबूत होता है उस देश की अखंडता और एकता बनी रहती है। लेकिन साथियों, राष्ट्रपति के पद के लिए कई सारी योग्यताएं भी होती हैं। भारत का जो प्रधान राष्ट्रपति पद होता है वह सबसे पहले वो भारत का नागरिक हो। नंबर 1 है भारत का नागरिक हो। दूसरा नंबर आता है वह दिवालिया ना हो, मतलब उसके वह दिवालिया भी घोषित ना किया गया हो। दिवालिया का अंतर्गत अर्थ जो होता है, दिवालिया का जो अर्थ होता है वो यह होता है कि वह किसी से कर्जा लेकर के अपने आप को दिवालिया घोषित जैसे कर लेते हैं। कर्जा ना देना या किसी का मान लिया लोन ले लिया, लोन ना चुकाना, तो ये दिवालिया के अंतर्गत आते हैं कि वो उसने अपने आप को दिवालिया घोषित कर लिया, तो वह दिवालिया या 420 या फ्रॉड व्यक्ति ना हो। तीसरा नंबर आता है वह किसी लाभ के पद पर ना हो। राष्ट्रपति जो है वो किसी भी लाभ के पद पर न हो, क्योंकि अगर वह किसी लाभ के पद पर हो, जैसे किसी सरकारी नौकरी में हो, वो नौकरी करता हुआ हो, या नहीं वो नौकरी करते हुए ना हो, केवल सेवा करता हुआ होना चाहिए कि किसी भी या तो कोई नेता हो या प्रशासनिक अधिकारी के पद से रिटायर हो, वो पहले से ही इस्तीफा दे चुका हो, तो वो व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए मान्य हो जाएगा। राष्ट्रपति के लिए चौथा पॉइंट आता है उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष का व्यक्ति ही राष्ट्रपति बन सकता है, क्योंकि इसकी जो न्यूनतम आयु है वो 35 वर्ष निर्धारित की गई है। जब उसे राष्ट्रपति बनाया जाए तो वह संसद या राज्य विधानमंडल संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य ना हो, क्योंकि अगर इस पद पर भी वह हो तो वह राष्ट्रपति नहीं बन सकता। तो इसके लिए क्या है कि वह ना तो संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, तो ना तो लोकसभा का सदस्य हो और ना ही राज्यसभा का सदस्य हो। दूसरा आता है राज्य विधानमंडल। तो राज्य विधानमंडल के अंतर्गत भी 2 चीजें आती हैं, राज्य विधान परिषद और राज्य विधानसभा। तो ना तो वो विधान परिषद का सदस्य हो और ना ही राज्य विधानसभा का सदस्य हो, क्योंकि राज्य किसी भी देश के अंदर राज्य जो होता है, मान लीजिए पूरा भारत है, इसके अंदर ये छोटे छोटे राज्य होते हैं, अनेक राज्य होते हैं, जैसे 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश भारत के अंदर पाए जाते हैं। तो वह ना तो संसद का सदस्य हो और ना राज्य विधानसभा का किसी सदस्य हो, ऐसा व्यक्ति ही राष्ट्रपति बन सकता है। तो राष्ट्रपति की योग्यता हो गई। उसके बाद अगर हम देखें तो राष्ट्रपति पद के लिए अनेक प्रावधान दिए गए हैं, तो हम बहुत शॉर्ट तरीके से आपको बताएंगे। तो ये वीडियो अगर आपने देख लिया तो समझो कि आप किसी भी एग्जाम को बीट कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं निर्वाचन प्रणाली की, कि निर्वाचन प्रणाली क्या है। तो अनुच्छेद 54 के अंतर्गत निर्वाचन प्रणाली का वर्णन किया गया है कि राष्ट्रपति
कि किस प्रकार निर्वाचन प्रणाली या निर्वाचन किया जाता है। तो इसके अंदर सबसे पहली बात है आनुपातिक निर्वाचन प्रणाली को अपनाया गया है। इसके अंतर्गत संसद के दोनों सदन जिसमें लोकसभा, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, तो इसके अंदर क्या है कि संसद में दोनों सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो इसके निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति को वोट करते हैं, क्योंकि भारत का राष्ट्रपति का हम बात कर रहे हैं। तो भारत के राष्ट्रपति को जो वोट करता है सबसे पहले है संसद। संसद के लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य इन्हें वोट कर सकते हैं। दूसरा, राज्य विधानमंडल, जो राज्य विधानमंडल के अंतर्गत भी विधानसभा और विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं, तो दोनों जो निर्वाचित सदस्य होते हैं तो दोनों इन्हें वोट कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर आता है नंबर 1, 2 और नंबर 3 पर आता है जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, उसके निर्वाचित सदस्य भी राष्ट्रपति को वोट करते हैं। तो साथियों, ये तो उसका क्राइटेरिया हो गया कि कौन कौन राष्ट्रपति को वोट कर सकता है। तो ये वोट जो करता है केंद्र शासित प्रदेश, राज्य विधानमंडल और संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा हमारे भारत के राष्ट्रपति को निर्वाचित करने के लिए अपना वोट करते हैं। और ये केवल अनुपातिक संक्रमण प्रणाली होती है जो गोपनीय होती है, इसका किसी को पता नहीं होता और ये प्रणाली हमारी लागू हो जाती है। केंद्र शासित प्रदेश का जो वर्णन है वो 70वें संविधान संशोधन में 1992 के बाद इसका वर्णन किया गया है। उससे पहले ये केंद्र शासित प्रदेश निर्वाचन प्रणाली में नहीं था। केवल जब 70वां संविधान संशोधन हुआ भारतीय संविधान में 1992 में हुआ, तो तब से केंद्र शासित प्रदेश के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो राष्ट्रपति को निर्वाचन प्रणाली में भाग ले सकते हैं और वहीं से इनकी शुरुआत होती है। दूसरा नंबर आता है शपथ ग्रहण का। तो अनुच्छेद 60 के अंतर्गत आता है। तो इसका जो भारत का राष्ट्रपति है उसका जो शपथ ग्रहण कराता है वो मुख्य न्यायमूर्ति, जिसे महान्यायवादी कहते हैं, तो ये इसे शपथ ग्रहण कराता है। अगर ये नहीं मिल पाता तो दूसरे नंबर पर आता है जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, जिसे सर्वोच्च न्यायालय बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में सर्वोच्च न्यायालय। तो सर्वोच्च न्यायालय का जिसे मुख्य न्यायाधीश कहते हैं, मुख्य न्यायाधीश, तो वो इसे शपथ ग्रहण कराता है। तो शपथ ग्रहण अनुच्छेद 60 में मुख्य न्यायमूर्ति महान्यायवादी कराता है, या इनकी अनुपस्थिति में इनके बिना अगर ये किसी कारणवश उस समय उपलब्ध नहीं है, वहां पर मौजूद नहीं है, तो उनके बाद सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है वो राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण कराता है। नेक्स्ट है महाभियोग। तो महाभियोग का जो वर्णन है अनुच्छेद 61 के अंतर्गत इसका वर्णन किया गया है।
और राष्ट्रपति के ऊपर केवल महाभियोग तभी लगाया जा सकता है जब उसने संविधान का उल्लंघन किया हो। अगर संविधान का उल्लंघन, संविधान के द्वारा जो कही गई बातें हैं उनका आदर ना करना, उनके पक्षों पर ना चलना, या उनके बिना कोई फैसला लेना, जो भारत का संविधान है उसके बिना कोई फैसला लेना, तब राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाया जा सकता है। महाभियोग की जो प्रक्रिया है उसका जो प्रस्ताव है 14 दिन पूर्व संसद के किसी भी सदन में यह प्रस्ताव लाया जा सकता है, और प्रस्ताव लाने के लगभग जो भी संसद के सदस्य हैं 1/4 सदस्यों का उस पे हस्ताक्षर होने अनिवार्य है। कितने? 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर इस महाभियोग पर होते हैं, तभी यह महाभियोग कहलाता है। महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो अर्ध न्यायिक है। यह अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है जो आधी न्याय करने वाली प्रक्रिया है। तो ये महाभियोग की प्रक्रिया तभी लगाई जा सकती है जब संसद जो संविधान है उसका उल्लंघन किया गया हो राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वह अनुच्छेद 56 में इसका वर्णन किया गया है, और राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है, कार्यकाल वो 5 वर्ष का होता है। 5 वर्ष का इसका कार्यकाल होता है, लेकिन 5 वर्ष से पहले अकस्मात अगर इनकी मृत्यु हो जाती है या किसी कारणवश इन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ जाता है, तो उनकी उपस्थिति में यह अपना जो त्याग पत्र है वो उपराष्ट्रपति को देंगे, और उपराष्ट्रपति का जो दायित्व है वो राष्ट्रपति के दायित्व का बन जाता है, क्योंकि राष्ट्रपति के अनुपस्थिति में ही उपराष्ट्रपति उनके कार्यभार को संभाल लेता है, और वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में ही कार्य करता है। और यह प्रक्रिया आगे तब तक चलती है जब तक अगला चुनाव नहीं हो जाता। यह प्रक्रिया लगभग 6 माह तक मानी जाती है। इससे पहले ही चुनाव करा लिए जाते हैं, और जब ये चुनाव हो जाते हैं तो नया राष्ट्रपति आकर के अपना कार्य सुचारू रूप से चालू कर देता है। लास्ट पॉइंट आता है इसमें राष्ट्रपति की शक्तियां। तो राष्ट्रपति की शक्तियों का वर्णन किया गया है कि राष्ट्रपति के पास कुछ शक्तियां होती हैं, क्योंकि वह कार्यपालिका का पदेन अधिकारी होता है, पदेन अध्यक्ष होता है, वह देश का पहला नागरिक भी कहलाता है। उसके पास इसीलिए कुछ शक्तियां भी होती हैं, जिन शक्तियों का वर्णन यहां पर किया जा रहा है। उस राष्ट्रपति के पास 2 प्रकार की शक्तियां होती है। नंबर 1 शांतिकालीन शक्ति, दूसरा आता है आपातकालीन शक्तियां। तो शांतिकालीन शक्तियां और दूसरा होता है आपातकालीन शक्तियां। राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं इसका वर्णन अनुच्छेद 53 के अंतर्गत किया गया है। तो अनुच्छेद 53 में भारत की राष्ट्रपति की शक्तियों का वर्णन किया गया है। जो भारत का राष्ट्रपति है उनकी शक्तियों का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 53 के अंतर्गत। शांतिकालीन शक्तियों के अंतर्गत 5 प्रकार की शक्तियां आती है। नंबर 1 है कार्यपालिका शक्ति, नंबर 2 विधायी शक्तियां, नंबर 3 वित्तीय शक्तियां, नंबर 4 न्यायिक शक्तियां, और नंबर 5 क्षमादान शक्तियां। तो ये
5 प्रकार की शक्तियां होती है। नंबर 1 कार्यपालिका, विधायिका, वित्तीय और न्यायिक, और 5वीं होती है क्षमादान करने की। कार्यपालिका, विधायिका, ये जितनी भी शक्तियां हैं इनका वर्णन हम नेक्स्ट वीडियो में आपको कर देंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, आपके समझ में नहीं आएगा। तो इन जितनी भी शक्तियां हैं नेक्स्ट वीडियो में हम आपको देंगे। तो पहले ये 5 शक्तियों के बारे में देखना, कार्यपालिका शक्ति, विधायिका शक्ति, वित्तीय शक्ति, न्यायपालिका शक्ति और क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति में होती है, जो शांतिकालीन शक्तियां के रूप में होती है। नेक्स्ट होता है इसका आपातकालीन। आपातकाल 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार का आपातकाल होता है। नंबर 1 राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत। आर्टिकल 352 के अंतर्गत। दूसरा होता है इसका राज्य आपातकाल, अनुच्छेद या आर्टिकल 356 के अंतर्गत। और थर्ड आता है वित्तीय आपातकाल, जो अनुच्छेद 360 के अंतर्गत आता है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट होता है कि राष्ट्रीय आपातकाल जो होता है वो 3 भागों में होता है, राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल और वित्तीय आपातकाल। इनमें से क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, राज्य आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, और राष्ट्रीय वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। और ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि वह कौन सा आपातकाल है जो अब तक भारत के अंदर लागू नहीं हुआ, तो उसका आंसर है वित्तीय आपातकाल। अभी तक भारत के अंदर ऐसी कोई कंडीशन नहीं बनी, ऐसी कोई मंदी नहीं आई या ऐसा कोई प्रावधान नहीं आया जिसमें भारत को वित्तीय संकट का सामना करना पड़ा हो, क्योंकि भारत की पॉपुलेशन विश्व की दूसरे नंबर की पॉपुलेशन है, दूसरे नंबर पर पॉपुलेशन आती है। और जहां पॉपुलेशन ज्यादा होती है तो वहां वित्तीय आपातकाल नहीं आता, क्योंकि ये इकोनॉमिक्स कंडीशन के आधार पर हो जाता है। तो साथियों, ये आज का वीडियो था जो हमने आपको दे दिया है। थैंक यू।